आज हो सकता है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, तारीखों का ऐलान। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में होना है चुनाव। शाम 4 बजे चुनाव आयोग कर सकता है ऐलान। बुरहानपुर दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनजातीय सम्मेलन में होंगे शामिल। कई विकास कार्यों की देंगे सौगात। गुजरात और नई दिल्ली दौरे पर भी जाएंगे मुख्यमंत्री। बलरामपुर और महासमुंद जिले के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय कई स्थानीय कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आमजन और जनप्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। एमपी में एलपीजी की उपलब्धता को लेकर रविवार को भी खुली रहेंगी सभी गैस एजेंसी। भोपाल में नियमित दिनों की तरह नियमानुसार एलपीजी का किया जाएगा वितरण। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जारी किए निर्देश। एमपी में आंधी बारिश का अलर्ट। ग्वालियर, जबलपुर भीगेंगे अगले 4 दिन तक। 12 जिलों में आंधी बारिश। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में गर्मी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज बुरहानपुर, कच्छ और नई दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। सीएम बुरहानपुर जिले के नेपानगर में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भोपाल से हेलीकॉप्टर के जरिए नेपानगर पहुंचकर कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। साथ ही स्थानीय कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री इंदौर होते हुए गुजरात के कच्छ के अंजार में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दौरे के बाद वे देर रात नई दिल्ली पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क परियोजना को स्वीकृति दिए जाने पर क्षेत्र के किसानों ने आभार व्यक्त किया है। किसानों का कहना है कि इस परियोजना के बनने से आवागमन सुगम होगा और कृषि उत्पादों के परिवहन में भी आसानी मिलेगी। किसानों ने मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सबके लिए सौभाग्य की बात है। अपन सब मिलकर के विकास के लिए लगातार इसी क्रम से अपन से किसान परिवार के लोगों के साथ में बात नहीं करें, किसकी करेंगे? ये असली बात ढूंढना मुश्किल है कि नागदा, जावरा, खाचरों का मूल रास्ता कौन सा रह जाएगा। और तो मेट्रोपॉलिटन होने से इंदौर, उज्जैन भी आप तक आ गया कि नहीं आ गया, है ना? मेट्रोपॉलिटन सिटी होने से जो कितना बड़ा एरिया निकला है, 14,000 किलोमीटर का। तो यहाँ से लेके वहां तक खाचरों से तो बनाया है सही, हमने पटनगर से जाए, लेकिन अब तीसरा एक और बीच में से निकाल दिए, गंभीर डैम के ऊपर से सीधे निकाल दिए। अच्छा, बढ़िया से अच्छा भूमि पूजन की तैयारी करेंगे उन पे। कुल मिला करके धीरे धीरे करके भगवान ने एक अच्छा मौका दिया और अपन सब मिलकर जितना प्रदेश सरकार के साथ भला कर सकते हैं। ये तो पूरा साल ही किसान कल्याण वर्ष घोषित करा, सब खेती किसानी वाले सारे परिवारों की आय बढ़े, विकास के काम चले, सारे मामलों के लिए तो आप सबको बधाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर आपको अयोध्या से देते हैं, जहां श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय का बड़ा बयान सामने आया है। राम जन्मभूमि परिसर में मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा कर्मियों के साथ परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। लाइसेंसी रिवॉल्वर, तलवार और बंदूक जैसे हथियारों पर भी रोक रहेगी। सिख श्रद्धालुओं को धार्मिक परंपरा के अनुसार छोटी कृपान पहनने की छूट दी जाएगी। 19 मार्च से चैत्र नवरात्र के मद्देनजर श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। उपवास करने वालों के लिए फल, मखाना, मूंगफली और आलू चिप्स उपलब्ध होंगे। परिसर में पीने के पानी और शौचालय की भी व्यवस्था होगी। प्रवेश द्वारों को लेकर अगले 1 से 2 दिनों में जो है विस्तृत जानकारी जारी होगी। तो अयोध्या से आपको खबर दे रहे हैं, जहां श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय का बड़ा बयान सामने आया है। राम जन्मभूमि परिसर में मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा कर्मियों के साथ परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। लाइसेंसी रिवॉल्वर, तलवार और बंदूक जैसे हथियारों पर भी रोक रहेगी। राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। किसी के साथ कोई सुरक्षा कर्मी है
वो परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे। कोई रिवॉल्वर, तलवार, बंदूक लाइसेंस की है तो भी वो लेकर परिसर में नहीं आ पाएंगे। कानूनन जिनको एक छोटी सी कृपाण की अनुमति है, केवल वही गले में रह पाएगी, वह भी सिख समाज के अगर बंधु है तो। 19 मार्च को चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। अनेक सज्जनों को उपवास रखने का विचार रहेगा। वहां उपवास की सामग्री मिलेगी। व्रत उपवास का उल्लंघन न करें, ऐसी वस्तु मिलेगी। पानी की व्यवस्था होगी। ट्रस्ट क्षेत्र के सचिव चंपत राय ने जो है बड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं राम जन्मभूमि परिसर को लेकर। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। स्टेट एडिटर रूबी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। रूबी, श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय का बड़ा बयान सामने आया है और जरूरी दिशा निर्देश जो है जारी किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी? पायल, देखिए इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक तो पहला ये कि एक राष्ट्रपति का पहुंचने का भी प्रोटोकॉल है, दूसरा सुरक्षा को लेकर काफी बड़े इंतजाम किए गए हैं। खासतौर से राम जन्मभूमि जो है उसमें पूरी तरीके से जो एक घेरा होता है, यानी कि कई यूनिट के जो निगरानी कमेटी होती है उनके जरिए ही अंदर एंट्री मिल पाती है। और इसके साथ ही साथ सुरक्षा कर्मी के साथ जो परिसर में जो प्रवेश की पहले अनुमति होती थी, अब वो अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि जितने भी लोग पहुंचते हैं, रिवॉल्वर हो या उनके पास किसी भी तरीके से लाइसेंसी पिस्टल हो, उन तमाम चीजों को लेकर रोक लगा दी गई है। खासतौर से जो श्रद्धालु पहुंचे सिख समुदाय की अगर हम बात करते हैं तो उनके धार्मिक परंपरा के अनुसार उनके पास एक कृपाण होता है, तो वो उनके लिए मस्त होता है, उनको अपने साथ हमेशा रखना होता है, वो हमेशा अपने पास रखते हैं। लेकिन हम तमाम चीजों को लेकर अब वहाँ पे प्रवेश निषेध कर दिया जाएगा। और 19 मार्च यानी कि चैत्र नवरात्रि की जो शुरुआत होगी, उन तमाम चीजों को जब श्रद्धालु वहाँ पहुंचेंगे तो सुरक्षा को लेकर खासतौर से इंतजाम पहले से भी कर दिए गए हैं। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो उपवास लोग जब रख के वहाँ पे पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पे जो फल है, मखाना है और जो चिप्स है वो वहीं आपको सब वहीं पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप अपने पास से यहाँ से रामलला जन्मभूमि जब पहुंचेंगे तो उनके पास सारे इंतजाम पूरे होंगे और वो अपने पास से यानी कि उपवासकारी जो होंगे वो अपने पास से नहीं ले जा पाएंगे। तो अब इंतजाम को लेकर अगर हम बात करते हैं तो कहा जा सकता है जो ट्रस्ट के चंपत राय है उन्होंने खास तौर से निर्देश दे दिए हैं कि सुरक्षा के खास ध्यान रखते हुए इस तरीके से पूरी तरीके से इंतजाम किया गया है। और इसके लिए जो निर्देश जारी किए गए निश्चित तौर से उसको दीवारों को भी चस्पा करा दिया जाएगा। और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने इस तरीके से एक संदेश दे दिया है कि यहाँ पे जो लोग आएंगे निश्चित तौर पे इस तरीके से जो नियम है उसको उनको फॉलो करना पड़ेगा। जी पायल। बिल्कुल, तो राम जन्मभूमि परिसर को लेकर जो है ये तमाम व्यवस्था इंतजाम किए जा रहे हैं। चैत्र नवरात्र को देखते हुए सुरक्षा के साथ ही जो है व्यवस्था और तैयारियां भी जो है जारी है। आपका शुक्रिया रूबी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और लखनऊ से आपको खबर दे दें जहां मुख्यमंत्री ने सभी भर्ती बोर्ड के चेयरपर्सन्स को सख्त निर्देश दिए हैं। किसी भी व्यक्ति जाति, पंथ या आस्था पर अमर्यादित टिप्पणी नहीं करने को कहा गया है। सभी पेपर सेंटर्स को भी इस दिशा में निर्देशित किया जाए। हैबिचुअल ऑफेंडर्स को तुरंत प्रतिबंधित किया जाएगा। पेपर सेटर्स के जो है एमओयू में इस विषय को शामिल किया जाए। सख्त निर्देश का उद्देश्य परीक्षा व्यवस्था में अनुशासन बनाए रखना, भ्रष्टाचार और अनाचार पर रोक के लिए कदम उठाना है। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को पालन सुनिश्चित करने को कहा है। तो देखिए लखनऊ से आपको ये खबर दे रहे हैं जहां मुख्यमंत्री ने सभी भर्ती बोर्ड के चेयरपर्सन्स को सख्त निर्देश दिए हैं। किसी भी व्यक्ति जाति, पंथ या आस्था पर अमर्यादित टिप्पणी करने को नहीं कहा गया है और सभी पेपर सेंटर्स को भी इस दिशा में निर्देशित किया जाए। हैबिचुअल ऑफेंडर्स को तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। पेपर सेटर्स के एमओयू में इस विषय को शामिल किया जाए। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। स्टेट एडिटर रूबी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रूबी, मुख्यमंत्री ने सभी भर्ती बोर्ड के चेयरपर्सन्स को सख्त निर्देश जारी किए हैं, क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं? मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब ये बात आई थी कि खास तौर से चेयर जो पर्सन होते हैं उनको खास तौर से उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति और जाति और पंथ यानी समुदाय को लेकर
कहीं से भी मर्यादित इस तरीके से आस्था को ठेस पहुंचाने वाले अमर्यादित टिप्पणी ना करे। खासतौर से जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब ये बात आई थी तो उन्होंने सभी पेपर सेंटर्स जो थे उनको उन्होंने तुरंत ही निर्देश दे दिए गए थे और अब हैबिचुअल जो होते हैं तत्काल उन्होंने कहा था उसको वहां से तुरंत हटा दिया जाए और ये एक विषय पेपर है, यानी कि इस विषय पेपर में इस तरीके से जो अमर्यादित बातें आती हैं निकल के सामने वो उस पर लगाम लगाना चाहिए। तो अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद निश्चित तौर पे अब जो पेपर जो आने वाले हैं, यानी कि अगर सेकंड पाली का जो पेपर होगा उनमें विशेष ध्यान रखा गया है। खासतौर से ये मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब वो जो पेपर है उसको कहीं न कहीं पहले उसको जांचा दिया जाएगा और उसके बाद ही उनको यहाँ पे उसको डिस्प्ले किया जाएगा। बिल्कुल, तो तमाम जो है सख्त निर्देश जारी किए हैं मुख्यमंत्री ने सभी भर्ती बोर्ड के चेयरपर्सन्स को। आपका शुक्रिया रूपी, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बिजनौर से आपको खबर देते हैं, जो आरएसएस के जिला कार्यवाह के घर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मेडिकल के लिए ले जाते समय आरोपी सुहेब ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनी। पिस्टल से पुलिस पर 2 राउंड फायर किए। फायरिंग में पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में आरोपी सुहेब के पैर में गोली लग गई। धामपुर पुलिस ने आरोपी के घर जो है बुलडोजर चलाया। आरोपी पर सख्त कार्रवाई की गई। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो ये खबर आपको बिजनौर से दे रहे हैं, जहां आरएसएस के जिला कार्यवाह के घर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। मेडिकल के लिए ले जाते समय आरोपी सुहेब ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनी और पिस्टल से पुलिस पर 2 राउंड फायर किए। फायरिंग में पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में आरोपी सुहेब के पैर में गोली लगी। धामपुर पुलिस ने आरोपी के घर बुलडोजर चलाया। आरोपी पर सख्त कार्रवाई की गई। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। बदायूं में एचपीसीएल के प्रबंधक और उप प्रबंधक की हत्या के मामले पर सपा सांसद आदित्य यादव ने जिला और पुलिस प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। रोजा इफ्तार कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि पीड़ित अधिकारियों ने पहले ही प्रशासन को तहरीर दी थी, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया और सुरक्षा भी उपलब्ध नहीं कराई गई। इस बीच बड़े सरकार की दरगाह पर नगरपालिका द्वारा आयोजित रोजा इफ्तार में विभिन्न धर्मों के लोगों ने एक साथ बैठकर इफ्तार कर कौमी एकता का संदेश दिया। की जो घटना की हम लोग बात यहाँ कर रहे हैं, इसको लेकर के विस्तृत तौर पे एक प्रेस वार्ता भी हम रखेंगे, जिसमें इस घटना से सिर्फ एक नहीं बल्कि कई परतें खुलने का कहीं ना कहीं हम लोगों को इशारा दिखता है और एक बड़ी घटना है। इसमें मैं कह सकता हूँ प्रशासन की बहुत बड़ी चूक भी रही। जो लोग प्रशासन से पूर्व में भी सुरक्षा की मांग करते रहे, लेकिन उनकी गुहार नहीं सुनी गई। ऐसे में अगर प्रशासन के पास जाके भी अगर उनको न्याय नहीं मिलता और ऐसी बर्बरता से उनकी हत्या की जाती है, तो निश्चित तौर पे सीधी तौर पे प्रशासन को इसका दोष दिया जा सकता है। क्या राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त है? देखिए, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो ना हो, उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि कितनी बर्बरता से व्यक्ति को मारा जा रहा है। राजनीतिक अगर संरक्षण प्राप्त है तो किसका प्राप्त है, और अगर प्राप्त है तो पुलिस प्रशासन क्यों कुछ नहीं कर रहा है? बाबा जी तो कहते हैं कि हम निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे, जो भी दोषी होगा हम उसको सजा देंगे। तो आज ऐसा क्यों हो रहा है कि दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो रही है और उसके बाद भी प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कार्रवाई कर पा रहा है? और सोनभद्र से आपको खबर दे दे, जहां 12 वर्षीय बच्चे का खून से लथपथ शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। गला रेतकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान आर्यन के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। घटना से इलाके में सनसनी और आक्रोश फैल गया। पन्नूगंज थाना क्षेत्र के रामगढ़ बाजार की घटना बताई जा रही है। तो देखिए, खबर आपको सोनभद्र से दे रहे हैं, जहां 12 वर्षीय बच्चे का खून से लथपथ शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। गला रेतकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान आर्यन के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना से इलाके में सनसनी और लोगों में आक्रोश फैल गया। पन्नूगंज थाना क्षेत्र के रामगढ़ बाजार की घटना बताई जा रही है। थाना पन्नूगंज क्षेत्र में कस्बे में एक सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को, जिसमें बताया गया था कि कुछ लड़के आपस में खेल रहे थे। उसी में से एक लड़का जिसका नाम आर्यन गुप्ता है,
उसके बगल में ही पड़ोस में रहने वाले एक लड़का जिसका नाम दिवाकर गुप्ता है, उम्र इसकी लगभग 20 वर्ष है। ये अपने साथ पकड़ करके उसके बाग के किनारे ले गया और वहां पे इसके गले में घाव कर दिया। वो मौके पे मृत हो गया। अभी जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी मौके पे पुलिस बल तैनात है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, सोनभद्र से ये खबर सामने आई है, 12 वर्षीय बच्चे का खून से लथपथ शव मिला है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता कृपाशंकर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृपाशंकर, 12 वर्षीय बच्चे का खून से लथपथ शव मिला है। हालांकि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, क्या कुछ जानकारी सामने आई है? जानकारी में यह है कि घर के बगल में ही वहाँ के उसके दोस्त के बगल में ही रहने वाले लोग निवासी थे और भाईचारे में खेल कूद करके उसका मर्डर हो गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है, धरपकड़ में लगे हुए हैं। बिल्कुल, तो गला रेत का हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आपका शुक्रिया कृपाशंकर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और प्रयागराज मंडल में एसआई भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए। बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के आवागमन को देखते हुए जरूरत के अनुसार एग्जाम स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया। मंडल रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल के निर्देशन में पूरी व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखा गया। सभी प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर और प्रवेश निकास द्वारों पर अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई। साथ ही मंडल स्तर पर बने वॉर रूम में से सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी गई ताकि किसी भी असुविधा की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। और खबर मेरठ से है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जेल चुंगी इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां नशे में धुत बेटे ने मामूली विवाद होने के बाद अपने ही पिता की ईंट से सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी ने खुदकुशी करने का भी प्रयास किया। जानकारी के अनुसार मृतक मूल रूप से बिहार के मोतिहारी के रहने वाला था और राजेश पिछले 20 वर्षों से मेरठ के जेल चुंगी स्थित नगर निगम की दुकानों में रहकर अपने बड़े बेटे अमन के साथ कबाड़ी का काम करता था। अमन नशे का आदी है। पिता और बेटे के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। नशे में धुत बेटे ने अपना आपा खो दिया और पास में पड़ी ईंट उठाकर पिता के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को रात करीब 12:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि जेल चुंगी के पास पिता पुत्र राजेश और अमन, इन दोनों की आपस में शराब पीने के बाद कहासुनी हुई थी। जिसके बाद जो अमन है, जो बेटा है, उसके द्वारा ईंट से राजेश के सिर पर वार किया गया है और आसपास खड़े परिजनों द्वारा इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया है। जो आरोपी है अमन, उसे पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया है। इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के महाराजगंज गांव में दबंगों द्वारा एक दलित परिवार पर हमला करने का मामला सामने आया है। आरोपी के दबंगों ने जूते, लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से मारपीट कर परिवार के 4 लोगों को घायल कर दिया। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित वीरेंद्र अहिरवार के मुताबिक वह दुकान से सामान लेने गया था, तभी गांव के कुछ लोगों ने गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने पहुंचे उसके पिता, मां और बहन के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और खबर जगदलपुर से है, जहां घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर कार्रवाई जारी है। खाद्य विभाग की टीम ने शहर के कई इलाकों में दबिश दी। बस स्टैंड, शहीद पार्क, धर्मपुरा और नगरनार में छापेमारी की गई। अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लाए जा रहे थे सिलेंडर और साथ ही कुल 36 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इनमें 29 घरेलू और 7 कमर्शियल सिलेंडर शामिल है। शहरी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्रवाई जारी है। तो जगदलपुर से ये खबर आपको दे रहे हैं, घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर कार्रवाई जारी है। खाद्य विभाग की टीम ने शहर के कई इलाकों में दबिश दी। बस स्टैंड, शहीद पार्क, धर्मपुरा और नगरनार में छापेमारी की गई।
और अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में सिलेंडर लाए जा रहे थे। कुल 36 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इनमें 29 घरेलू और 7 कमर्शियल सिलेंडर शामिल है। शहरी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्रवाई जारी है। और दंतेवाड़ा के भांसी थाना क्षेत्र के पोरो कमेली पुल के पास 2 दिनों में हुई घटनाओं ने पुलिस और स्थानीय लोगों को उलझन में डाल दिया है। 12 मार्च की शाम एक कार अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिर गई, जिसमें सवार 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए अपोलो अस्पताल बचेली में भर्ती कराया। अगले दिन उसी इलाके में एक लावारिस बाइक और पास ही एक व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान खिलेश्वर प्रसाद बंजारे निवासी कारली गांव के रूप में हुई है। वह गांव-गांव घूमकर चावल दाल बेचने का काम करते थे। पुलिस जांच कर रही है कि कार हादसे और बाइक सवार की मौत के बीच कोई संबंध है या नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। और दमोह के हटा के गैसाबाद थाना क्षेत्र के मोहरई गांव में आत्महत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक युवक ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम रोहित राय बताया गया। आत्महत्या से पहले मृतक ने गले में फांसी का फंदा डालकर पेड़ पर चढ़कर अपने दोस्त को वीडियो कॉल कर समस्या बताई। रोहित ने नामजद व्यक्ति पर 50,000 रुपए मांगने और धमकी देकर दुष्कर्म के केस में फंसाने की बात अपने दोस्त को बताई। इस दौरान मृतक का दोस्त उसे काफी समझाने का प्रयास करता रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही मृतक फांसी का फंदा लगाकर पेड़ से कूद गया और अलविदा कह मौत को गले लगा लिया। घटना के बाद पुलिस ने शव पंचनामा कार्रवाई के बाद पीएम के लिए सिविल अस्पताल हटा भेजा। मामले में परिजनों ने गांव के ही घनश्याम अहिरवार पर ब्लैकमेलिंग और प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। एक आदमी घनश्याम नाम को प्रताड़ित कर रहा हो तो 76 की धमकी दे रहा हो तो लड़का के लिए, और 2 लाख रुपया पहले ले चुका है और अभी और मांग रहा था पैसा। फिर लड़के ने घर कन को किसी को नहीं बताया और सीधा गाड़ी उठा के गया और फांसी लगा ली। एक वीडियो भी सर सामने आया, वीडियो के आधार पे हम लोग ढूंढने चले गए। सत्यम ने फिर आकाश के लिए फोन लगाया, आकाश पटेल के लिए, तो आकाश ने हमको घर जाके बताया, क्योंकि उसकी चक्की लगी है और हमारा घर उसके पीछे है, तो बता रहा था सर। और किसान कल्याण वर्ष में मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर सियासत तेज हो गई है। कटनी जिले के बरही में आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के 55 साल के शासन में गेहूं के दाम सिर्फ 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़े, जबकि बीजेपी सरकार के 20 साल के कार्यकाल में गेहूं के दाम 2,000 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा बढ़ाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में सरकार 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद रही है। हालांकि कांग्रेस इसे किसानों के साथ वादा खिलाफी बता रही है, तो वहीं सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने का संकल्प दोहरा रही है। इसी को लेकर देखिए रिपोर्ट। किसान कल्याण वर्ष में मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर सियासत तेज हो गई है। कटनी जिले के बरही में आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के 55 साल के शासन में गेहूं के दाम सिर्फ 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़े, जबकि बीजेपी सरकार के 20 साल के कार्यकाल में गेहूं के दाम 2,000 रुपए क्विंटल से ज्यादा बढ़ाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में सरकार 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद रही है। हालांकि कांग्रेस इसे किसानों के साथ वादा खिलाफी बता रही है, तो वहीं सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने का संकल्प दोहरा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कांग्रेस पर हमला। गेहूं के दाम पर कांग्रेस को फिर घेरा। कांग्रेस के 55 साल के गेहूं की एमएसपी सिर्फ 400 बढ़ी। बीजेपी के 20 साल में 2,000 रुपए क्विंटल बढ़े दाम। खेती को लाभ का धंधा बनाने का संकल्प। प्रत्येक गांव तक पहुंचेगी सिंचाई योजना। किसानों को दिन में बिजली देने का ऐलान। किसानों की जिंदगी बदलने का दावा। दूध उत्पादन 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य। हमने निर्णय किया है, चाहे जो करना पड़े, प्रत्येक गांव तक सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे, प्रत्येक गांव तक। और आगे बढ़ते हुए अब नया समय सीजन जब खेती का आएगा,
तो रात में नहीं, दिन में लाइट मिलेगी। अगर कांग्रेसियों से भी पूछ लेना, उन्होंने चुनाव जीतने के बाद कभी मुंह डाला क्या, इधर आए क्या? कभी आए चुनाव के बगैर भी? कभी नहीं आने वाले। केवल सोशल मीडिया खेलेंगे। राहुल गांधी भी और उनके बाद के नेता भी सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई अंतर नहीं है। सारे राहु केतु एक जगह पहुंच गए। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सरकार के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार गेहूं का समर्थन मूल्य 4,000 रुपए और सोयाबीन का 7,000 रुपए प्रति क्विंटल तय करे। कांग्रेस का आरोप है कि 2023 के चुनाव में बीजेपी ने 2,700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का वादा किया था, लेकिन वो पूरा नहीं किया गया। साथ ही कांग्रेस ने ये भी कहा कि किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जबकि इतनी राशि में ट्रैक्टर का एक बार का डीजल भी मुश्किल से भरता है। 2023 के चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने मोदी गारंटी दी थी, कहा था 2,700 के गेहूं के दाम देंगे। जब हम 2,700 गेहूं के दाम की बात करते हैं तो मोहन यादव जी कहते हैं कांग्रेसियों को, उन्होंने कहा कि 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में डालते हैं सम्मान निधि। 6,000 रुपए में पेट्रोल की एक बार डीजल की टंकी ट्रैक्टर की नहीं भराती। गेहूं 3,000 में नहीं पुरता है, 4,000 चाहिए। सोयाबीन 6,000 भी नहीं, 7,000 चाहिए। बहरहाल सीएम के बयान के बाद एमपी में किसान सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। एक तरफ सरकार किसान हितैषी फैसलों का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष किसानों की आय और आत्महत्या के मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने में जुटा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि किसानों के मुद्दे पर यह सियासी जंग आगे क्या मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।